इन 3 ओलंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल की हैट्रिक बनाई। इन तीनों ही ओलंपिक्स गेम में मेजर ध्यानचंद जी ने प्रतिभाग करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए उस समय जब भारत स्वतंत्र देश ना हुआ करता था, उस समय भी अपने प्रतिभा के दम पर चयन लेकर और भारत को हॉकी के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम पर पहुंचाया। प्यारे बच्चों, आज के समय में एस्ट्रो टर्फ आने के कारण हॉकी का थोड़ा ग्राफ गिरा हुआ है, लेकिन उस समय इंडियन हॉकी अपने मुकाम पर चरम पर थी, जहां पर भारतीय टीम के आसपास कोई भी दूसरी टीम नहीं पहुंचती थी। वो लगाना। हाँ जी। भारतीय हॉकी संघ के बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, तो उस समय भारतीय हॉकी टीम के चुनने के लिए इंटर प्रोविंशियल मैचेस होते थे। जैसे स्टेट आज के समय में स्टेट है, वैसे ही उस समय प्रोविंशियल स्टेट हुआ करते थे। तो भारतीय हॉकी संघ ने खिलाड़ियों को क्षेत्र के आधार पर 5 टीमों में विभाजित करते हुए टीमें बनाई। और ध्यानचंद जी इस बात को लेकर काफी हैरान थे कि आर्मी की टीम जो 1926 न्यूजीलैंड का सफल दौरा करके लौटी थी, उस टीम को इस इंटर प्रोविंशियल हॉकी टूर्नामेंट में खेलने का अवसर नहीं मिला और उन्हें इस टूर्नामेंट से दूर रखा गया। ये बच्चे जरा म्यूट कर लीजिए अपना माइक। भारतीय हॉकी संघ ने जो टीमें बनाई थी उनमें पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बंगाल, राजपूताना और सेंट्रल प्रोविंसेस टीमों के नाम से बनाई गई। यह टीमें टूर्नामेंट में खेलने के लिए उतरी थी, जिसमें शानदार मुकाबला, बहुत कड़ा मुकाबला 14 फरवरी 1928 को पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस के बीचों में हुआ। यूनाइटेड प्रोविंसेस की टीम में सी बनर्जी करके एक खिलाड़ी हुआ करते थे, जो उस समय 1928 की टीम में भारतीय टीम का हिस्सा भी थे और उनके साथ और उस समय का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों से सुसज्जित थी। यूनाइटेड प्रोविंसेस की टीम ने पंजाब के साथ मैच शुरू हुआ। ध्यानचंद जी के प्रयासों से वो 1-1 की बराबरी पर आ गया। शानदार खेल चलता रहा। ये उस समय की बात है कि जब मेजर ध्यानचंद जी अपने कैरियर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एक समय ऐसा आया, इस मैच की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी मैच से मेजर ध्यानचंद जी भारत के राष्ट्रीय टीम में आए और तब से लेकर 1936 तक कंटिन्यू भारतीय टीम का हिस्सा रहे और उन्होंने भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलवाया था। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक टीम के सदस्य के रूप में मेजर ध्यानचंद जी एम्स्टर्डम पहुंचे और वहां पे शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 23 गोल उन्होंने इस पूरे ओलंपिक्स गेम में किया। उसके बाद 1932 में, फिर 1936 बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल करे फाइनल मैच में। और उस समय उनके बारे में कहा जाता था कि एडोल्फ हिटलर भी उनके मैच को और उनके खेल कर बॉल के साथ ड्रिबलिंग को देख के उनके फैन हो गए थे और उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को अपनी टीम से, अपने देश से खेलने का ऑफर भी दिया। इस समय चूंकि
एडोल्फ हिटलर के पास पूरी सत्ता थी और उन्होंने उस समय मेजर ध्यानचंद जी मेजर के पोस्ट पे ना होकर नायब के पद पर कार्यरत थे। तो उन्होंने यानी हिटलर जी ने ध्यानचंद जी को ऑफर दिया कि आप आइए हमारे देश से खेलिए, हम आपको यहाँ पर एक अच्छा पद देंगे, अच्छा पैसा देंगे। तो मेजर ध्यानचंद जी ने यह बहुत प्यार से कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं सिर्फ अपने देश से खेलता हूँ, अपने देश के लिए ही खेलूंगा, मैं पैसों के नहीं खेलता हूँ, मैं किसी पद के लिए नहीं खेलता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी की जीवन में ऐसे बहुत से किस्से आए हैं जो जिससे उनको द लीजेंड बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में एक बार की और घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उनका मैच चल रहा था जिसमें यानी लोगों को ये लगा कि ये व्यक्ति जो सामान्य कदकाठी का व्यक्ति इतनी अच्छी हॉकी खेलता है और उस देश से खेल रहा है जो देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ है। तो आयोजकों ने गोल पोस्ट को थोड़ा से छोटा कर दिया। तो मेजर ध्यानचंद जी जब भी गोल करते थे तो बॉल उनकी गोल के थोड़ा बहुत बाहर से जाती थी। तो मेजर ध्यानचंद जी ने बहुत ही पोलाइटली के साथ रेफरी से कहा कि महोदय यह गोल पोस्ट छोटा है, लेकिन वो आयोजक मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में जब उस गोल पोस्ट की नाप कराई गई तो वाकई वो छोटा निकला। तो इस तरह का डेडिकेशन मेजर ध्यानचंद जी का था जिसके कारण एक एक चीज यहाँ पे इस घटना से करने का आशय ये है कि एक एक चीज को उन्होंने अपने प्रैक्टिस के बल पर उसमें परफेक्शन पा लिया था कि मैं गोल कर रहा हूं तो 1 इंच बाहर से बॉल जा रही है हमारी, तो वो जा रही है इसका मतलब कि ये गोल पोस्ट छोटा है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है आपके पास उसका परफेक्शन होना चाहिए, जिससे आप जो भी जिंदगी में मुकाम पाना चाहते हैं उसमें आपको कोई तरह की भविष्य में दिक्कत और असुविधा ना हो। प्यारे बच्चों, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेजर ध्यानचंद जी ने 1000 गोल लगभग किए थे और जब वो खेलने के लिए उतरते थे तो उनकी हॉकी स्टिक से बॉल छूटती नहीं थी। मेजर ध्यानचंद जी को खेल के क्षेत्र में अपने विशिष्ट सहयोग और देश को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए भारत के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार 1956 में प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बहुत से संगठन और प्रसिद्ध लोग समय समय पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग करते रहे। मेजर ध्यानचंद जी जब 1932 में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य के रूप में लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स में पहुंचे तो उनको 1928 के ओलंपिक्स गेम में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें उस समय की सेना में नायक से सूबेदार बनाया गया था और हॉकी के खेल के कारण ही उन्हें सेना में वो मेजर तक पहुंचे थे। ध्यानचंद जी की तुलना उस समय के जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी पेले, इंग्लैंड क्रिकेट के खिलाड़ी ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता था। एक और भी घटना है उनके कि हॉलैंड में एक टूर्नामेंट हुआ, जब वहां पे ध्यानचंद जी पहुंचे तो उनके बॉल जो हॉकी की बॉल थी वो स्टिक से ऐसे चिपकी घूमती रहती थी जैसे ये लगता था कि उनके हॉकी में जैसे कोई चुंबक लगा हुआ है कि बॉल उनसे छूट नहीं रही थी। तो इस चीजों को देखते हुए आयोजकों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा के चेक करवाया क्या उसमें ऐसा क्या है कि बॉल उनसे छूट ही नहीं रही थी। ये उनकी अपने स्किल का
परफेक्शन था, जिसके कारण अन्य खिलाड़ी भी दंग रह गए कि ये देख के कि कैसे खेल रहा है ये बंदा। और उस समय भारत के लिए खेलना एक बहुत बड़ी गौरव की बात रहा करती थी। आज के समय में बच्चों अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि आप एक नहीं कई क्लब हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं, गवर्नमेंट से एडेड क्लब हैं, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उस समय इतना न लोगों के पास पैसा हुआ करता था और दूसरी चीज सुविधाओं का बहुत अभाव हुआ करता था। बच्चों, खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद जी एक विशिष्ट व्यक्ति रहे और जिसके कारण आज पूरा भारत देश ही नहीं विदेशों में भी उनके चाहने वाले बहुत से लोग हैं। बच्चों, खेल के क्षेत्र में आज समय बदल चुका। पहले जैसे कहा जाता था जब हम लोग भी छोटे थे तो कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन ये अवधारणा समय के साथ धीरे धीरे बदलती चली गई और बदल भी रही है। आप लोग आज के समय में आज के परिवेश में बच्चों देख रहे होंगे कि खेल के क्षेत्र में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अन्य क्षेत्र की अपेक्षा खेल के क्षेत्र में कंपटीशन ज्यादा है। मेरा यहाँ ज्यादा कहने का आशा ये है कि एक कोई भी खिलाड़ी है उसको खिलाड़ी बनने के लिए एक बहुत समय लगता है। फिर उसके बाद जब वो परफेक्ट हो जाता है तो उसके पास एक बहुत कम समय होता है जिसमें उसको सब कुछ अचीव करना होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी खिलाड़ी बहुत समय तक खेल नहीं पाता है क्योंकि उसके साथ उसके फिजिकल फिटनेस, उसकी एज भी होती है। तो उनका मैक्सिमम टाइम 10 से 15 साल होता है। 10 से ही 15 साल में उन्हें सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। और लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकारें भी खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बहुत सी चीजों को समावेशित करती जा रही हैं। प्यारे बच्चों, आज के समय में खेल के क्षेत्र में राजकुमारी अमृता कौर स्कीम चल रही है स्कूल लेवल पर। नेहरू गांधी टैलेंट हंट प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण है जिसमें खिलाड़ियों को चयनित करके जिसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है और एक योग्य खिलाड़ी आपको बनाती है, आपको निखारती है, आपको संवारती है। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने खेलो इंडिया की भी स्कीम लॉन्च करी है। आपके सीधी क्षेत्र की ही एक बच्ची जो खेलो इंडिया में शूटिंग में सेलेक्ट होकर आपके सीधी जिले का भी नाम बढ़ा रही है, रुचि गुप्ता नाम है। और इसके अलावा इस संभाग में खेल के ही क्षेत्र में श्री ईश्वर पांडे जी भी हैं जो क्रिकेट से इस संभाग का नाम रोशन कर रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे जैसे छोटे से जिले, जैसे सीधी छोटा सा जिला है, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, जिनके नेतृत्व में भारत ने T20 और वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी की सारी प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती, वो भी एक छोटे से शहर से ही निकले झारखंड के छोटे से शहर से, रांची से, और एक उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्यारे बच्चों, आपको खेल ही नहीं किसी पढ़ाई के भी क्षेत्र में आपके पास डेडिकेशन होना बहुत आवश्यक है। आप मेहनत लगन के ही साथ किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में श्री सचिन रावत जी भी जुड़ गए हैं। सचिन रावत जी भी भारतीय हैंडबॉल टीम के सदस्य हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कठिन परिश्रम करके इस मुकाम को हासिल किया कि वो भारतीय हैंडबॉल टीम के सदस्य हैं और वर्तमान समय में वे भारतीय रेलवे में डिप्टी CTI चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और यही मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पदस्थ हैं। प्यारे बच्चों, आपको किसी भी
क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए त्याग समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों के बारे में कहा जाता है, सुभाषतानी अगर आप पढ़े होंगे उसमें पढ़ाया भी जाता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवच अल्पाहारी गृहीत त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। काक चेष्टा, कौवे जैसी सजगता आपके पास होनी चाहिए। जिस तरह कौवा कोई भी चीज को पाने के लिए पूरी ध्यान लगाया रहता है। वको ध्यानम, वको ध्यानम मतलब बगुला। आप बगुला देखेंगे किसी तालाब में किसी कीड़े या मछली को पकड़ने के लिए एक पैर पे खड़ा होकर काफी लंबे समय तक वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक पैर पे खड़ा रहता है, नहीं हिलता, कि पानी भी ना हिले जिससे कोई भी मछली या कीड़ा को आभास हो कि मैं यहाँ हूं। स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा का मतलब होता है बच्चों निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद। स्वान को कुत्ता कहा जाता है कि आपके पास चैतन्यता होनी लेना, कम भोजन लेना, क्योंकि अगर आप ज्यादा भोजन लेंगे आप ज्यादा सो जाएंगे। और कम भोजन लेकर, कम भोजन का मतलब कि आप भरपेट खाना खाएंगे, ऐसा नहीं कि आप, लेकिन एक्सेस नहीं खाएंगे कि आपको नींद आ जाए और आप किसी काम को कर ना पाए। ये इस तरीके से गृहीत त्यागी, घर का परित्याग करने वाला। आपको कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर का भी त्याग करना पड़ता है, तो परिवार से अलग होकर भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं और इसे सारे बच्चों को अपनाना चाहिए, जिससे वो अपनी जिंदगी में अपने मनचाहे मुकाम को प्राप्त कर सके। प्यारे बच्चों, आज के समय में खेल के क्षेत्र के लिए जो अपॉर्चुनिटी मौजूद है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी आप अपने खेल के रूप में आगे बढ़कर अपना कैरियर बना सकते हैं। आज 29 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा विशिष्ट खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, कोचेस के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को ट्रिब्यूट देते हुए 2002 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था बच्चों, और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो कि अभी तक पिछले साल तक जिसकी प्राइस मनी कम थी, जो इस साल बढ़ाकर उसे 10 लाख कर दिया गया। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें 15 लाख रुपए का कैश प्राइज उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिससे ये प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ उन कोचेस को भी आज ही के दिन द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो जिनके नेतृत्व में, जिनके लीडरशिप में, जिनके त्याग समर्पण से एक खिलाड़ी अपने मुकाम को प्राप्त करता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड से उन कोचेस को सम्मानित किया जाता है। उसमें भी 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जब आप खेल के क्षेत्र में एक विशिष्ट मुकाम को पाते हैं तो आपको जॉब ऑफर करती हैं। बहुत सी सरकारों ने अपने राज्यों में विशेष प्रावधान करके विशिष्ट खिलाड़ियों को पीसीएस यानी कि लोक सेवा आयोग की भी भर्तियों में किसी सम्मानित पद से सम्मानित करती है। कुछ जगह उन्हें डिप्टी एसपी भी बना दिया जाता है, कुछ जगहों पर उन्हें सब पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हमारे सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रेल भारतीय रेल है। भारतीय रेल जो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को जॉब ऑफर करती है। उसके अलावा हमारी इंडियन ऑयल कंपनियां हैं, बीएसएनएल, एमटीएनएल, रोडवेज सर्विसेज, इस तरीके बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें खिलाड़ियों को जॉब ऑफर करते हैं। भारतीय सेना है। इसके अलावा बच्चों आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर भी अपना करियर डेवलप कर सकते हैं।
एज ए स्पोर्ट्स कोच अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। आज के समय में बहुत से क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जिसमें आप अपने कैरियर को अगर चुनना चाहें तो अपना कैरियर चुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सचिन रावत जी, आज हम लोग को समय दिए हैं। सचिन रावत जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो मैं सचिन रावत जी का स्वागत करता हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय सीधी के तरफ से श्री सचिन रावत जी, जो भारतीय हैंडबॉल टीम के सदस्य हैं और उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को कई जगह पे गोल्ड मेडल भी दिलवाए हैं और रेलवे में डिप्टी सीटीआई के पद पर कार्यरत हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि प्यारे बच्चों को 2 शब्द अपने दें। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिंसिपल सर का, एम.के. गुप्ता सर, हमारे सीनियर, हमारे मार्गदर्शन के तौर पे श्री अक्षय कुमार गुप्ता जी, जो हमारे ग्राउंड के सीनियर भी हैं और भैया भी हैं, और सभी टीचरों का। सचिन जी मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो हमारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव पर भी चल रहा है। वो जो भी हमारी ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उससे ये प्रोग्राम लाइव है, उस पर भी आप देख सकते हैं। सचिन जी प्लीज। जी सर। प्यारे बच्चे सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे आपके मध्य आने का मौका दिया। सचिन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है थोड़ा अच्छे से। मैं सचिन रावत, अभी आ रही है सर क्लियर? हाँ, अभी थोड़ा आ रही है। मैं सचिन रावत, डिप्टी चीफ टिकट इंस्पेक्टर, रतलाम स्टेशन पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। मैं भारतीय हैंडबॉल टीम का और भारतीय रेलवे टीम का सदस्य भी हूँ। और आज जो कि आपको पता है कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस से मनाते हैं, तो बस उन्हीं के बारे में 2 शब्द आपको बताऊंगा, जो कि ऑलरेडी आप सबको पता ही है, पर फिर भी। मेजर ध्यानचंद जी, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सामान्य से परिवार में हुआ था। शुरू में इनको खेलों में कोई रुचि नहीं था, सिर्फ ये कुश्ती करना ज्यादा पसंद करते थे। और बाद में 16 साल की आयु में ये आर्मी ज्वाइन किए और वहां पे उनको मेजर तिवारी मिले, क्योंकि उन्होंने इनको हॉकी खेलने का सजेशन दिया और ये फिर हॉकी खेलना प्रारंभ किए। और 4 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला 2026 में, 1926 में। और इसी तरह खेलते खेलते ये एक ऐसे शख्स थे जो कि रात के अंधेरे में भी, शाम के उजाले में भी हॉकी खेला करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इसी वजह से इनका नाम ध्यान सिंह की जगह ध्यानचंद रखा गया पड़ा। और आप सबको जो कि पता ही है, लगातार इन्होंने हमें ओलंपिक्स में 3 मेडल दिलाए, 1928, 1932 और 1936। ध्यानचंद जी को ऑफर किया कि आप हमारी टीम से खेलें, हम आपको आर्मी में कर्नल की रैंक देंगे। और मेजर ध्यानचंद जी देश प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा हॉकी सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत के लिए है। ये तो बातें थी मेजर ध्यानचंद जी की। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 1956 में। इसी तरह बहुत सी
चीजें हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, क्योंकि हॉकी के जादूगर हैं, सभी को पता है। उनका गोल है वे 400 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। प्यारे बच्चों, स्पोर्ट्स गुड मॉर्निंग सर। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स से आप फिट भी रहेंगे, आपका माइंड संतुलन रहेगा। जैसे कि मैं इस दोस्त के बारे में आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। मैं क्लास 10 के बाद हैंडबॉल खेलना शुरू किया, जो कि हमारे ग्राउंड के सीनियर अभिषेक भैया, इनके माध्यम से मैं ग्राउंड आया। और वहाँ के कोच श्री कौशल कुमार दीक्षित जी, इन्होंने भी और साथ साथ मैं 2-3 साल ग्राउंड प्रैक्टिस किया। फिर मैं एक क्लब के साइड से खेलने लगा, नेशनल हैंडबॉल अकेडमी भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 3 साल मैं उनके क्लब से खेला, छत्तीसगढ़ और भिलाई स्टील प्लांट को रिप्रेजेंट किया। हमारी टीम को बहुत से नेशनल, सीनियर नेशनल, नेशनल गेम्स और भी बहुत से टूर्नामेंट, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, टूर्नामेंट्स में हमें हमारी टीम को मेडल प्राप्त हुए, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी ब्रॉन्ज। और फिर उसके बाद दिल्ली में अपॉइंट किया। और बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि आज हर एक फील्ड में है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक क्षेत्र में आपको लेगा। बैंक ले लें, ले लें, रेलवे में, एयरफोर्स में, ITBP, CISF और भी ऐसे तमाम बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के माध्यम से नौकरी मिल सकती है। हम अपने स्पोर्ट्स से अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा परफॉर्म और अपने देश, अपने स्टेट और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले। स्पोर्ट्स भी जरूरी है, और मैंने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मैचेस पार्टिसिपेट किए, बहुत से मैंने मेडल्स में गोल्ड मेडल आए, बस हमें पड़ा। तो ये स्पोर्ट्स का स्टार्ट होगा। जब तक आप हारेंगे तब जीत का एहसास कैसे होगा? हार जीत तो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट की तरह हर गेम को आप खेलें। तो नहीं हैंडबॉल ही, मैं तो हैंडबॉल से हूँ। बहुत से ऐसे गेम है, जैसे अभिषेक भैया ने अभी बहुत से बच्चों का नाम बताया, तो इसी तरह वो भी अपने कैरियर को देखते हुए अपने कैरियर पे फोकस करें और एक कॉन्सेंट्रेट रखें। अगर जो हमें ये चीज करनी है तो फिर करनी है, उसके लिए करना पड़ेगा। तो पढ़ाई के लिए अपना मैक्सिमम समय और अपने काम करते हुए पढ़ाई करते हैं। और अगर जो आप स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए भी यही है, आप ये अच्छा खेलिए, आप स्पोर्ट्स में आपकी फैमिली, आप खेलते जाएंगे, आपके सपोर्ट में लोग आते जाएंगे। मैं यही कहूँगा, अच्छा खेलिए, अच्छा खेलिए। इसी साथ मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत सभी टीचर का और प्यारे बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी।
आप यहाँ पर हम लोग के रिक्वेस्ट पर आए और अपने मोटिवेशनल स्पीच दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, एक कोट है जो आजकल ट्रेंडिंग है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब। आज भारतीय परिवेश में खेल भी बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और आदरणीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इसी में गेम्स की महत्ता पर दो शब्द बोलने के लिए मैं अपने विद्यालय की स्नातकोत्तर शिक्षिका आदरणीय राधिका मैडम को मैं इनवाइट करता हूं कि आए वो अपने विचार रखें। आदरणीय राधिका मैडम। Sir, I hope my voice is clear. Yes, yes, madam. Your voice is clear. Thank you, sir. Respected principal, parents, teachers, and dear students. Today, on this occasion of this day, I have been told to speak a few words on fitness and wellness through sports. As we all know that August 29 is celebrated in the memory of the legendary hockey player Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand is known for his exemplary skills in playing the game of hockey. We all know about him and much has been said about him. I would like to stress on the fact that he had skills which were exemplary, and it is said that when he played the game of hockey, the ball was with the hockey stick like a magnet. So when we play a particular sport, we should be perfect in it so we can set an example in front of others. As far as fitness is concerned, sports is considered to be an area which increases the fitness of an individual if played regularly. In order to increase wellness and fitness, exercise also plays a major role. If we play a game regularly, it exercises the entire body and it also teaches us various skills like team spirit, analytical thinking, critical thinking, etc. It also teaches us leadership skills. When we play a game, we play it for the entire team. So we see that sports are an integral part of our life. From the very childhood of a student, students I'm sorry, there was some network problem. Abhishek sir, is my voice clear? Yes, ma'am. Because of that network error, the video was disconnected. So I was saying that from the very childhood, students take up certain games and try to excel in them. So this keeps them fit, as well as it also teaches them to learn various skills such as team spirit, analytical thinking, etc. We all know that fitness can also be achieved by indoor games as well as outdoor games. In this era of COVID-19, when we are not in a position of going to gyms or sports complexes,
We can do exercises in our house in a safe manner. These days, as we see, many things are held online. So we can also have a virtual trainer which can guide us through our exercises. It is said that a healthy mind resides in a healthy body. So in order to be healthy, both physically and mentally, many exercises can be done. We have a variety of exercises such as cardiovascular, which help us in increasing our immunity as well as our strength, which is much required in this time of COVID-19. Walking is also a simple exercise, which is also a cardiovascular exercise and helps us to boost our strength. In the same way, yoga and meditation also gives us many opportunities to increase our physical well-being. It is said that life without sports is like a tree without blossoms and flowers. So children should definitely learn some sport in their lifetime, which will enable them to be physically fit and also help them to enhance their skills such as analytical thinking and team spirit. If we move out of our house to do certain exercises in this era of COVID-19, we should keep some precautions in mind. While moving out, we should maintain distance, 2-meter distance, as is said, and we should avoid joining larger groups. We can do exercises such as walking on the terrace of our house, and if we are going out in parks also, but we should follow the normal social distance norms. Government of India has also started various plans or activities such as Khelo India and Fit India movement, in which there are many opportunities given to children so that they can show their skills in the particular game they desire. In this way, in these changing times, we should take benefit by these movements and try to do our best. We all know that health is the greatest wealth. Gold and silver is also known as wealth, but above it, health is the most important thing. So we should do our best and plan our routine in such a way so that we can include sports and exercises in our daily life, so that we can excel in various fields. With these words, I end my speech on this topic. Thank you. थैंक यू मैडम, आपने बहुत ही सुंदर सुझाव बच्चों को इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी कड़ी में मैं अपने विद्यालय के पुस्तकों के साथ हमेशा घिरे रहने वाले बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले श्री DK श्रीवास्तव सर, जो हमारे विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, लाइब्रेरी सर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि बच्चों को 2 शब्द कहें। सर प्लीज। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. 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 बच्चों सब लोग को गुड मॉर्निंग कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। Good morning, ma'am.
Good morning, sir. Now Good start. morning. Good morning. Good morning, sir. Stop. Good morning, Stop sir. listening to each other. Please, please. Now let me start to say something. Honorable Chief Guest of Honorable Chief Guest of this function, Sri Sachin Rawat sir, respected Principal sir, my dear learned teachers, parents, and dear students. Success is not given; it is earned on the track, on the field, in the gym, with blood, sweat, and occasional tears. I am DK Srivastava, and today I am here to say a few words on this prestigious occasion of National Sports Day. Dear children, you have listened a lot about the National Sports Day and the concerned legend Major Dhyan Chand ji, but also I want to share my view with you. Children, National Sports Day is celebrated on 29th August every year to commemorate the birthday of Indian hockey player legend Major Dhyan Chand, who won gold medal in Olympic thrice in 1928, 1932 and 1936. On the occasion of the National Sports Day last year, our Prime Minister Honorable Sri Narendra Modi ji launches the Fit India movement and asks everyone to take up sports for physical as well as mental wealth. The main objective of National Sports Day is to spread awareness of the importance of sports and daily activities in every individual life. Children, National Sports Day is also known as Rashtriya Khel Divas, and annually it is celebrated in our country. The main reason behind celebrating the day lies in championing the spirit of sportsmanship. Children, Major Dhyan Chand was popularly known as Wizard of Indian Hockey. Hockey के जादूगर उनको बोला जाता था. And he was born on 29th August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh. Children, he secured more than 400 international goals and 1,000 goals in his entire career in 22 years during the period from 1926 to 1948. For his outstanding contribution to the hockey, he was awarded the highest civilian awards, that is Padam Bhushan, for his contribution to the Indian hockey. And to honor him, Government of India started the award, that is Dhyan Chand Award, for the sports person in their lifetime achievement contribution to the sports of his concern. So on this day, National Sports Award are also given to the various sports person who who perform outstanding contribution to their specific field. Children, this year, this National Sports Day Award will be held virtually for the first time in the history of awards. Our Honorable Prime Minister will award the outstanding contribution by the sports person, and they will award it as the Arjun Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dhyan Chand Award, and Dronacharya Award, etc. So on this day in our school also, we are organizing various types of competition and sports like quiz, art, poster making, fitness, debates, various exercises at home. During the activity periods, for students and teachers to spread awareness of fitness and good health. Children, today, not taking you too much time, I want to say that if you want to fit and active, you must adopt and take up sports as your daily life.
Last but not least, I want to say, if you remain fit and active, you need to make an effort to do more physical exercise rather than the electronics gadget. पर अपने विचारों से, अपने उद्बोधन से हम सभी को और उम्मीद है कि बच्चे उसका पालन करेंगे, उसे अपने जीवन में आप अपने को फिजिकली फिट भी रख सकते हैं। अरिस्टोटल करके एक विद्वान रहे, उन्होंने कहा है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्यारे बच्चों, खेल के माध्यम से आप अपने आप को शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों, जो खेल होते हैं, खेल के माध्यम से आप कई तरह के रोगों से दूर हो सकते हैं। आज के समय में भारत के द्वारा प्रायोजित, जो कि भारत में ही जिसका प्रादुर्भाव हुआ, योग को पूरे भारत के द्वारा नॉमिनेट करने पर विश्व संगठन के द्वारा खेल के अलावा साथ ही साथ योग को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग के माध्यम से आप अपने आप को हर कई तरह के रोगों से बिना दवा खाए दूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज इस पर्व पर आज जिन्हें भारत सरकार के द्वारा अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा है, विशेष भृगुवंशी जी हम लोग के साथ लाइव न रहकर, लेकिन हम लोग के रिक्वेस्ट करने पर अपना रिकॉर्डेड मोटिवेशनल संदेश उन्होंने भेजा है। विशेष भृगुवंशी भारतीय बास्केटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हैं और उन्हें आज ही बास्केटबॉल टीम में, यानी बास्केटबॉल खेल में पहली बार अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है, तो विशेष भृगुवंशी जी को मिलने जा रहा है। और उन्होंने खेल के क्षेत्र में भारतीय बास्केटबॉल टीम को एक विशेष ऊंचाइयों पर लेके गए हैं। तो उनका रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके सामने प्रस्तुत है। थोड़ा से स्ट्रीमिंग हो रहा है सारे बच्चों, क्योंकि इस पैंडेमिक स्थिति में सारे प्रोग्राम हम लोग को वर्चुअल तरीके से करना पड़ता है, तो जिसमें कभी कभी टेक्निकल एरर आते रहते हैं। बच्चों, खेल एक वो विधा होती है जिसमें आप पैसे के अलावा नेम और फेम को भी प्राप्त करते हैं। ये कला के साथ, जैसे बच्चों आप पैसा एक लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं, उसकी एक, लेकिन उस पे आप फेमस उतना नहीं हो सकते जितना एक खेल आपको फेमस करता है। आज इतने दूर हम लोग बैठे, लियोनेल मेसी, ब्रॉडमैन या अन्य जो फेमस खिलाड़ी हैं, उसेन बोल्ट, इन सब का नाम हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई उद्योगपति हो तो उनके नाम को जानने के लिए उनके लिमिटेड नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको आप घर बैठे आज
जानते हैं। बच्चों, देखता हूँ क्या हूँ। बच्चों, ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हो रहा है टेक्निकल एरर के कारण। तब तक मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जब हॉकी के अलावा क्रिकेट के देखते हुए, क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए और भारतीय क्रिकेट टीम उस समय अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, तो सौरव गांगुली को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया और उन्होंने पूरे भाईचारे के साथ टीमों को एकजुट करते हुए, जिस समय भारतीय टीम की स्थिति खराब थी और उसमें एकजुट करते हुए भाईचारे वर्ड पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि जो गेम आपको सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलना। आपका कंपटीशन सबके साथ हो सकता है, लेकिन गेम में व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को भी साथ लेकर चलता है। और उन्होंने उस समय वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में कार्यक्रम रेडी हो गया है, आपके सामने प्रस्तुत है। नॉट क्लियर। ठीक है, तो बाद में इनको करवाएं। ये रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब मैं विद्यालय परिवार के मुखिया आदरणीय श्री M.K. गुप्ता सर, जो हमारे विद्यालय के प्राचार्य हैं, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम इतना भली भांति संचालित हो पा रहा है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा ही विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी प्रमोट किया। मैं प्राचार्य महोदय को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं, साथ साथ आपको खेल की महत्ता पर 2 शब्द कहें, प्रकाश डालें। सर प्लीज। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। आज के इस ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में सभी सम्मानित अतिथियों का, विशेषकर आज के चीफ गेस्ट राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी श्री सचिन रावत जी, हमारे BMC के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित नामित अध्यक्ष, सभी सम्मानित BMC मेंबर्स, सभी सम्मानित अभिभावकगण, अन्य सभी अतिथिगण, सभी खेल प्रेमी, हमारे सभी लर्नेट शिक्षक साथी और हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे बहुत सभी और भी साथी और बहुत प्यारे विद्यार्थियों, सभी का मैं इस ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का दिन 29 अगस्त 2020 है। इसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते आए हैं।
वैसे तो हर साल हम ये अपने विद्यालय के प्रांगण में बड़े धूमधाम से लगभग 1100 बच्चों के साथ अन्य सभी गणमान्य अतिथियों के साथ मनाते हैं। पर जैसा हम सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं कि आज कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के कारण हम इसे ऑनलाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी जो उपस्थिति ऑनलाइन है उससे देखकर हमें बड़ा उत्साहवर्धन मिलता है और आज भी ये बहुत अच्छी संख्या है। वही उत्साह, वही उमंग हम आज भी महसूस कर पा रहे हैं जिसे हम ग्राउंड पर मनाते हैं। जैसा हमारे स्कूल के टीजीटी पीएनएचई श्री अभिषेक गुप्ता जी ने बताया, इस दिवस को मनाने के हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी को ध्यान में रखना है। उनके ऑनर में हम ये दिन मनाते हैं। उनका जन्म 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद अपनी अद्वितीय, अनुपम, अनमैच्ड, अनपैरेलल खेल प्रतिभा के दम पर वो मेजर के पद तक पहुंचे। जैसा पहले भी बताया गया, 1928 के ओलंपिक, 1932 के ओलंपिक, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में वो भारतीय टीम के हिस्सा थे और तीनों ही ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हमारी हॉकी टीम को हासिल हुए थे। 1936 में वो बहैसियत कप्तान शामिल हुए थे। मैं प्यारे बच्चों, आपको अपने इस हॉकी के अतीत में जो गौरव हमने हासिल किए हैं उनको बताना चाहता हूँ। सन 1928 से लेकर के और 1964 तक 8 ओलंपिक गेम्स हुए जिनमें हमारी इंडियन हॉकी ने 7 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। कहा जाता है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद साहब को कहा गया कि आप बिना जूते के खेलिए। उन्होंने नंगे पैर ही दनादन गोल किए और भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। निश्चित रूप से खेल हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखता है। खेल की अपनी एक महत्ता है। हम समझ पा रहे हैं कि आज के इस कोरोना काल में हमारे बच्चे खेलने के लिए व्याकुल हैं। हमारा ग्राउंड भी उनका इंतजार कर रहा है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द बच्चे ग्राउंड पर होंगे। बहुत जल्द हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। खेल से हमारे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का बहुत अच्छे से विकास होता है। हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। खेलने में हमारी टीम भावना का विकास होता है, लीडरशिप क्वालिटी का विकास होता है। हमारे बच्चों में सह अस्तित्व, कोऑपरेशन की भावना का विकास होता है। उनमें एक टीम के साथ एकजुट रहने की भावना का विकास होता है जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के काम आता है। खेल से आप न केवल नाम कमाते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने देश के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, बल्कि आज आपको और बहुत सारी जॉब में भी अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं। जैसे हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री रावत जी ने बताया, हमारे गेम्स के शिक्षक साथी सर ने भी बताया, आप सरकारी नौकरियों में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी जा सकते हैं। इनमें भारतीय रेलवे, भारतीय सेना और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। इवन पीसीएस की कुछ पोस्ट पर भी आप जा सकते हैं, आप डिप्टी एसपी भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी खेल की प्रतिभा को किस हद तक निखारते हैं। इस अवसर पर मैं अभी ये बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय सीधी में स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं, दो स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं जिन्हें इस वर्ष खेलो इंडिया स्कीम के तहत भारत सरकार की ओर से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर के रूप में चुना गया। यहाँ हमारे पास 25 विद्यार्थी एक हॉस्टल में और 25 एक हॉस्टल में, यानी कुल 50 विद्यार्थियों की कैपेसिटी है, जिसमें 17 बच्चे इस बार सेलेक्ट होकर के आए। इनका रहना,
इनका खाना, इनकी पढ़ाई, इनकी स्कूल यूनिफॉर्म सारा कुछ फ्री है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2-2 कोच नियुक्त किए थे। हमारे यहाँ जो गेम्स है वो मैं बता दूं, एक मुक्केबाजी है और एक तीरंदाजी है। इन दोनों के ही कोचेज ने सुबह शाम बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। मैं सभी इस कार्यक्रम को देख रहे अपने सभी सम्मानित अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि कृपया आप इस स्कीम का लाभ उठाइए और हर साल जो साइन द्वारा, साइन मीन्स भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो चयन होता है, जो ट्रायल्स होते हैं, उनमें अपने बच्चों को भाग लेने के लिए भेजिए। हम सीधी केबी में सीधे सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये चयन साई के द्वारा किया जाता है। इसकी डेट्स आती हैं और जब डेट्स आती हैं तो हर केंद्रीय विद्यालय में अनाउंस किया जाता है। हम भी अपने केंद्रीय विद्यालय में अनाउंस करते हैं। इस बार कोविड की वजह से सिलेक्शन रुक गया है, अदरवाइज पिछले साल ये जुलाई में हुआ था। तो ऐसे ही अगर अब जब भी डेट आएगी तो हम अपने बच्चों के बीच इसे अवश्य निश्चित रूप से हम अनाउंस करेंगे। और मैं सभी पेरेंट्स से, सभी सम्मानित अभिभावकों से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके बच्चों में ये कैलिबर है, जिनके बच्चों में ये पोटेंशियल है कि वो मुक्केबाजी गेम्स में आगे जा सकते हैं, जिनके बच्चों में ये इंटरेस्ट है कि वो तीरंदाजी में आगे जा सकते हैं, तो कृपया करके अपने बच्चों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सिलेक्शन ट्रायल होता है, वो पिछली बार मुक्केबाजी और तीरंदाजी का ग्वालियर में हुआ, फिर हरियाणा में हुआ। तो इन जगहों पर जहां भी ये अनाउंस होता है, आप प्लीज अपने बच्चे को लेकर के जाइए। इसमें बस इतना ही करना है कि बच्चे को लेकर के आपको जाना है, विद्यालय बच्चे लेकर नहीं जाता है। ये इसका प्लीज ध्यान रखिए। आप बच्चे को लेकर जाइए, वहां अगर आपके बच्चे में इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाइए और आपके सीधी में ही साई ने अपने कोचेस भेजे हुए हैं उन्हें कोचिंग देने के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बच्चा आपका यही हॉस्टल में रहेगा। हम उसकी पूरी तन्मयता से देख रेख करते हैं। तो आज खेल के माध्यम से आप अनुशासन तो सीखते ही हैं, और अगर अनुशासन नहीं सीखेंगे तो फिर खेल में हम आगे भी नहीं जा सकते हैं। मगर अनुशासन में देखिए दो तरीके का अनुशासन है, एक बाहर से थोपा गया अनुशासन, एक सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। तो स्व अनुशासन जो है ना, जब आप में आ जाता है तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। मैं स्व अनुशासन पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। जब ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर हमारी भारतीय बैडमिंटन की स्टार किया, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, इसको कोई आपको थोप नहीं सकता। अनुशासन किसी भी सफलता के लिए पहली सीढ़ी है। आप सेल्फ डिसिप्लिन रहिए और गेम्स में आगे बढ़िए। आज गेम्स में बहुत सा स्कोप है। जैसा मैंने पहले बताया, राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने का एक ये भी उद्देश्य है कि हम अपने सभी बच्चों में ये जानकारी फैलाएं, हम अपने सभी समाज में, अभिभावकों में ये संदेश दें कि गेम्स के माध्यम से भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। गेम्स को प्रमोट करने के लिए केंद्रीय विद्यालय में वैसे तो सीसीए के आयोजन होते हैं, हर दिन गेम्स के पीरियड हर क्लास में होते हैं। हमारे यहाँ भी कोचेज हैं, हमारे यहाँ भी गेम्स टीचर हैं। हम इंटर हाउस कॉम्पिटिशन भी कराते हैं, फिर उन्हें यहाँ से सिलेक्ट करके सभी बच्चों को बहुत सारे खेल में हम अपने KVS RO जबलपुर भेजते हैं। वहां से बच्चे नेशनल में जाते हैं। मैं आपको ये बताने में बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि पिछले साल हमारे 10 बच्चों ने नेशनल में पार्टिसिपेशन किया, जिसमें एक बच्चे ने मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर हमारे बच्चे KVS नेशनल में सेलेक्ट होते हैं, वहां से मेडल लाते हैं, तो फिर वो SGFI खेलते हैं, जो एक निश्चित रूप से निसंदेह बहुत बड़ा अचीवमेंट खेल के क्षेत्र में होता है। हमारे यहाँ फिट इंडिया के तहत बहुत सारे कार्यक्रम खेल के होते हैं। SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत के अंतर्गत हम गेम्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। सो SBSB में तो हम न केवल बच्चों के लिए बल्कि हमारे सभी साथियों के लिए भी हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं इस फिट इंडिया मूवमेंट में भी, और सभी प्रकार के हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का
जितना जोर एजुकेशन पे रहता है उतना ही जोर गेम्स और स्पोर्ट्स पे भी रहता है। और इसीलिए हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन से केवीएस नेशनल के बाद SG5 खेलने वाले बच्चों की संख्या बहुत अच्छी संख्या में रहती है। मैं एक बार फिर सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो खेलो इंडिया सेंटर के तहत हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल है, उसमें आप अपने बच्चों की सिलेक्शन ट्रायल जब भी साई अनाउंस करे आप प्लीज कराइए। बहुत अच्छी जगह में है जहाँ साई खुद चलकर आया है। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। इस खेलो इंडिया स्कीम का एक यही एक अलग मोटो है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन भी दें, साथ में बहुत अच्छे उन्हें गेम्स में माहिर भी करें, उन्हें खिलाड़ी भी बनाएं, ताकि वो दोनों ही विधाओं में पारंगत हो। ऐसे बहुत से केसेस हमारे इंडियन गेम्स में हैं जिन्होंने अपने करियर में भी बहुत अच्छी ऊंचाइयां छुई हैं और अदर गेम्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों को, विशेषकर हमारे आज के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट श्री सचिन तिवारी जी को, इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हमारे बीएमसी के माननीय अध्यक्ष, बीएमसी के माननीय नामित अध्यक्ष, बीएमसी के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, सभी शिक्षक साथीगण और सभी खेल प्रेमी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं इस खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रिंसिपल सर, आपने एक बहुत ही शानदार जानकारी बच्चों और हमारे सभी गेस्ट के साथ शेयर करी कि हमारे विद्यालय में मौजूद खेलो इंडिया केंद्र के तहत सभी बच्चों को एक मौका है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल को के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएं। अब मैं निवेदन करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि विशेष भृगुवंशी जी के मैसेज को, जो उन्होंने अपने मैसेज को रिकॉर्ड करके भेजा है बच्चों के लिए, उसे दिखाएं। सर प्लीज। कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम, आज 29 अगस्त खेल दिवस जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीजें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया नया
रोमांच। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विशेष भृगुवंशी, कैप्टन इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। आज 29 अगस्त खेल दिवस, जो हमारे देश के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और उनकी याद में ही आज के दिन को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग खेलों से जुड़ें, और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खेलों के बारे में, खेल दिवस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। खेल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। खेलों के जरिए हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमारे परिवार के बाकी लोगों को हम स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही एक जरिया है, खेल ही एक जरिया है जिसके थ्रू हमें कई नई चीजें सीखने को मिलती है, कई नए तरह के दोस्त मिलते हैं, कई नई तरह के, आप समझिए कि एक दूसरों के साथ हमारा जो संबंध है, दोस्ती यारी, कई तरह के, मतलब खेलों के जरिए मित्रता, और ये हर तरह का नया नया एक रोमांच आप कह सकते हैं। खेलों में नए नए तरह के रोमांच होते हैं, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। सो मेरा बस यही आपसे एक गुजारिश है और एक कहना है कि आप लोग खेलों से जुड़ें, ग्राउंड स्पोर्ट्स में आए, खेलें। आज के जनरेशन में हमारी जो जनता है वो मोबाइल और मोबाइल गेमिंग्स और लैपटॉप गेमिंग्स में बहुत जा रही है, और लोगों को अपनी फिटनेस और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रह गया है। तो मैं आप सभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ग्राउंड स्पोर्ट्स में प्रतिभाग करें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, लेकिन एक गेम जरूर खेलें, और डेली 1 से 1.5 घंटा अपने खेल के ऊपर बिताएं, और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। और मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ जुड़ा हूं, और अपने जीवन और खेलों के महत्व के बारे में लोगों को बता रहा हूं। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आप भारत सरकार के द्वारा जारी की गई मुहिम खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इन सभी के जरिए भी खेलों से जुड़ सकते हैं और खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि विशेष भृगुवंशी जी उन्होंने अपना रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए भेजा। इन्हें आज अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा रहा है। भारत सरकार की खेल के क्षेत्र में एक विशेष सहयोग जो हम लोग सभी बच्चों के लिए किया जा रहा है, वो ये है कि नई शिक्षा नीति में खेल को कंपल्सरी किया जा रहा है कि हर बच्चे को एक खेल में प्रतिभाग करना आवश्यक रहेगा। क्योंकि बच्चों, विद्यार्थी जीवन में खेल का उतना पड़ता, पढ़ाई करते समय फील हो सकता है, आप मेंटल रूप से फटीग हो सकते हैं। तो बच्चों, खेल ही एक ऐसी चीज है कि अगर आप थके भी फील हो रहे हैं तो खेल के फील्ड में अगर आप आएंगे तो आपका चेहरा खिल उठता है। आप रोते रोते खाना खा सकते हैं, रोते रोते पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन खेलते समय आपको रोना नहीं आता, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है। और जब आप हंसना शुरू कर देते हैं तो आपकी थकाई, आपकी थकान आपके शरीर से दूर हो जाती है। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। उनका कहने का आशय ये था कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो मोबाइल और लैपटॉप के गेम पर सीमित होती जा रही है। बच्चों, इन वर्चुअल गेम्स से आपका साइड टाइम, जो देखने का समय बढ़ रहा है, आपके बैठे बैठे आपको बहुत तरीके से आपकी बॉडी में बीमारियां आ रही हैं। लेकिन वही अगर आप ग्राउंड पर आते हैं, खेलने
जरूरी नहीं आप कोई ऐसा खेल खेले जो जिसको आपको फोर्स किया। आप अपने मन से अपने बॉडी के लिए आपको अपने आप को फिट रखने के लिए किसी भी गेम को खेल सकते हैं। और गेम जरूरी नहीं कि कोई क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल ही हो, आप सिंपल रनिंग भी कर सकते हैं। बच्चों, हमारे शरीर का नैसर्गिक गुण ही खेल है। चाहे बच्चों का हाथ और पैर का मूवमेंट हो, जो नवजात शिशु भी हो, वो भी जो अपने पैरों और हाथों की एक्टिविटी करते हैं, तो अगर आप उसे इमेजिन करें तो वो एज ए स्विमर करते हैं। जिस तरह से उनका हाथ और पैर चलता है वो स्विमर का वैसे चलता है। तो हमारे जो शरीर का नैसर्गिक गुण ही खेल है, और उसमें आप आइए और उस स्वाभाविक खेल को अपनाइए, जिससे आप खुद भी फिट रहेंगे और अपने परिवार और अपने समाज को भी फिट रख सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय खेल मंत्रालय के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। फिट इंडिया फ्रीडम रन के अंतर्गत इस पैंडेमिक कंडीशन में, जहां पर आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको हो सकता हो कहीं आप इन्फेक्टेड हो जाएं, तो भारत सरकार ने ये कहा कि बच्चों को फिट रखने के लिए, समाज को फिट रखने के लिए आपको फिट इंडिया फ्रीडम रन में प्रतिभाग करिए। इसमें आपको किसी भी समय कहीं पर भी आप वर्चुअल रन कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आपको बाहर ही निकलना पड़े, आप अपने घर की टेरिस पे कर सकते हैं, अपने घर की सीढ़ियों पे कर सकते हैं। कोई अगर किसी तरह की टेरिस और सीढ़ियों की समस्या है तो आप खड़े खड़े स्पॉट रनिंग भी कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपको आधे से 1 घंटे अपने शरीर को फिट रखने के लिए, अपने समाज को उन्नत करने के लिए खेल के क्षेत्र में आना चाहिए। बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि खेलना ये नहीं कि आपको प्रोफेशनल खेलना है। आपका एक मुकाम होता है कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। बेशक आप बनते हैं, लेकिन थ्रू स्पोर्ट्स आप अपने आप को फिट रखते हुए, अगर आप मान लीजिए कभी आईएएस बनते हैं और आपको जितने भी प्रशासनिक पद होते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर के पास ही होते हैं। वो आईएएस ऑफिसर ही जो होते हैं उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में अगर आप खेल के विभाग में अगर आ जाते हैं, तो अगर आप खुद खेले हुए हैं तो आपको उस क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव आपका बचपन से रहेगा, तो आप अपने प्रशासनिक पद पर रहते हुए उस डिपार्टमेंट को अच्छे से चला सकते हैं। बच्चों, एक आईएएस हुआ करते थे, अभी भी वर्तमान भी आईएएस हैं, सुहास एलवाई साहब, जिनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वो मैं इलाहाबाद के वो डीएम हुआ करते थे, इलाहाबाद के जिलाधिकारी, कलेक्टर थे, और वो पैरालंपिक्स का मतलब होता है बच्चों, वो दिव्यांग थे, उनका एक पैर शायद पोलियो से ग्रसित था, और वो बैडमिंटन के इतने शानदार खिलाड़ी थे कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप उन्होंने आईएएस रहते हुए जीती। उस समय वो वर्तमान जिलाधिकारी के रूप में इलाहाबाद में कार्यरत थे, और उसके बाद वो पैरालंपिक्स गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया और उसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप पढ़ाई के साथ गेम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। वो जिलाधिकारी, कलेक्टर रहते हुए भी इतनी बड़ी प्रतियोगिता को जीत कर आए। प्यारे बच्चों, इस फीडबैक कार्यक्रम के फीडबैक पैंडेमिक कोविड-19 फिटनेस एट होम फीडबैक के लिए मैं विद्यालय की क्लास 12th कॉमर्स की छात्रा अदिति सिंह को भी बुलाना चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें। हमारी आवाज Very good. आ रही? Yes, sir. हाँ Very good morning to one and all. Today I am Aditi Singh Parihar of class 12th B Commerce, and today I will tell you how to stay fit during this pandemic. Since coronavirus is going on and it has changed many things, so our perception towards health and being fit is also changed. So as a measure to curb this coronavirus, various countries, including India, had imposed a lockdown, and in this lockdown, it was decided that all the public spaces like gyms, schools, offices, and colleges will be closed.
However, a new way to stay fit. So sticking to a fitness routine not only helps you to stay fit physically but also mentally. So what we can do is one. बहुत बहुत Sorry sir for the interruption. कोई बात नहीं, कैरी ऑन। So what we can do, we can follow some basic steps, that is to do cardio basics, which Sadhika ma'am has already told us that walking or running at one place will help you in many ways. And also if you are a lazy person like me, then cardio basic is best for you. You can do it while watching to TV or listening to music. The second thing is strength training. Strength training helps to build your muscles as well as to burn fat. Under strength training, you can do some basic exercise like 10 wide leg squats or 10 toe touches or 10 wide arm push-ups. Now, coming on to handy-hand weights, in this, you don't need any complicated gym equipment, but if you have weights at your home, then you can do this. You can start by holding up 3 to 7 pounds of weight and gradually increase the weight if you think that the exercise is becoming very easy for you. Now, the last and best step could be get online and get going. As you all know, there are lots of videos available online. So you can just search the type of workout you need and which fits your need and then just follow it up. You can use this routine when you think that your routine is becoming very boring and you need a variety. So until the social distancing thing is over and we come back to our normal routine, you can use this small tips to stay fit and active during this pandemic, because in this pandemic, people of every age group needs to be as active as they can be. So until then, stay fit, stay active. Thank you and have a nice day ahead. थैंक यू अदिति, आपने अपने फीडबैक और विचार रखे। आपके एक्सपीरियंस से बच्चों ने भी कुछ सीखा कि कैसे अपने घर पे भी फिट रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस पैंडेमिक में हमें घर पे रह के फिट रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है तो एक मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं हमें इस कोरोना जैसी बीमारी से तो ग्रसित नहीं हो गए। बच्चों, आप जब फिजिकली थोड़ा से एक्टिव रहेंगे तो आपको फीवर, सर्दी जुकाम से दूर रहेंगे। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर जब हम फिजिकली रूप से एक्टिव होते हैं तो हमारे बॉडी से स्वेट बाहर होता है। कब और क्यों मनाया जाता है? जब स्वेट बाहर होता है तो हमारे टॉक्सिक चीजें हमारी बॉडी के अंदर है, वो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। वो स्वस्थ, तो जो हम पे वायरल अटैक होते हैं, भारत में कई वो वायरस भी थ्रू स्वेट बाहर हो जाते हैं, जिस कारण से बच्चों के नाम से हम मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम एक से कॉम है जो फिजिकल वर्कआउट से दूर है, जादूगर के ज्यादा नाम हम से फिट मशहूर रहते हैं। मेजर ध्यानचंद। बच्चों, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिजिकल वर्कआउट से हम दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या हमारी जो बॉडी है इसमें दो तरह के सिस्टम काम करते हैं, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से हमारा हार्ट कनेक्ट होता है। हमारे हार्ट का मुख्य काम ब्लड को प्यूरिफाई करके उसे पंप करके थ्रू आउट बॉडी सप्लाई करना होता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरी बॉडी में दौड़ता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, हम कोई भी काम को विदाउट फटीग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो जैसे कोई मशीन होती है, उसकी एक फिक्स लाइफ होती है, वो इतना ही टाइम पे काम करेगी और एक समय के बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसी तरह हमारा हार्ट होता है जो बिना रुके 24 घंटे 24/7 आवर्स वर्क करता रहता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड मौजूद होता है और हार्ट हमारा करने वाले हैं लेजेंडरी को पंप करता है। मेजर ध्यानचंद की भैया भारत के पर मिनट वो 5 से 6 लीटर का ब्लड पंप करता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। रिलीज अगर इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए, यानी कि नॉर्मल जो एवरेज है हार्ट बीट का कि 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है,
लेकिन मैं एक चीज अगर बोलना सपोज चाहूंगा कि और हमारी 72 पीढ़ी शायद टाइम्स इनके बारे में वो बहुत बीट ज्यादा नहीं करके जानती है, तो क्या हम 5 क्या से 6 करते लीटर हैं कि ब्लड को कोई प्यूरिफाई करता है। एक अगर दिन आ गया, हमने यही बहुत ज्यादा उस 72 की जगह पर्सनैलिटी या उस दिन को 45, सेलिब्रेट कर 50, लिया, अगले दिन भूल 55 गए। में हमारी अगर ये वो उतना प्राथमिकता ही नहीं है। अमाउंट का ब्लड पंप प्यूरिफाई करे तो उसकी हमारी एफिशिएंसी बढ़ प्राथमिकता जाएगी, ये है, हमको करना ये यानी कि चाहिए। उस मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर किसी काम को आज आप 70 बार में उस चीज को अचीव कर रहे हैं, तो उसी की जगह आप उसी चीज को 45 से 50 बार अचीव कर रहे हैं, मतलब कम वर्क करके ज्यादा आउटपुट। तो बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल वर्कआउट करके चीजों को अचीव करते हैं। एक जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी हार्ट बीट 45 से 50 के बीच में होती है। आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट, जिसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 100 मीटर और 200 मीटर्स के, कि विश्व के सबसे तेज धावक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उनकी हार्ट बीट 42 टाइम्स पर मिनट है। इसके अलावा आपने दूसरा नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक इतिहास में तहलका मचाया और आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 23 मेडल्स उन्होंने ओलंपिक्स में इंडिविजुअली स्विमिंग में जीते हैं। उनकी भी हार्ट बीट 40 बीट पर मिनट थी और ये चीजें उन्होंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज से अचीव की थी। यानी इस तरीके से वो अपनी बॉडी को फिट रखते हुए मोर फिट अदर देन नॉर्मल पर्सन है और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। हम आप के पास इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व होकर अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली फिट कर सकते हैं। बच्चों, खेल से हमारे सर्वांगीण विकास, होलसम डेवलपमेंट होता है और इस राष्ट्रीय खेल दिवस पे हमें एक प्रण लेना चाहिए कि एटलीस्ट 1 आवर हम अपने को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। बच्चों, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, छोटी सी शॉर्ट फिल्म है जो कि आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताएंगे। वो हमारे मित्र भूषण सर जी के द्वारा प्रस्तुत है। मित्र सर प्लीज। हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की। भैया भारत के गौरव हैं। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैं एक दिन बाद इनका लेक्चर लेके आ रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी पीढ़ी शायद इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है, तो क्या हम क्या करते हैं कि कोई एक दिन आ गया, हमने बहुत ज्यादा उस पर्सनैलिटी या उस दिन को सेलिब्रेट कर लिया, अगले दिन भूल गए। हमारी ये प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है, हमको करना ये चाहिए कि हर वक्त इनको, इनके खिलाफ श्रद्धा रखें इनको। आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी प्लेयर मेजर ध्यानचंद की। भैया भारत के गौरव हैं। ये नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। आई एम रियली सॉरी, मैं एक दिन बाद इनका लेक्चर लेके आ रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी पीढ़ी शायद इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती है, तो क्या हम क्या करते हैं कि कोई एक दिन आ गया, हमने बहुत ज्यादा उस पर्सनैलिटी या उस दिन को सेलिब्रेट कर लिया, अगले दिन भूल गए। हमारी ये प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है, हमको करना ये चाहिए कि हर वक्त इनको, इनके खिलाफ श्रद्धा रखें, इनको याद करें और सबको याद दिलाते रहें कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा कि मेजर ध्यानचंद ने क्या किया इस देश के लिए। भैया ये ऐसे लेजेंडरी प्लेयर थे ना, ये ऐसे महान खिलाड़ी थे, इनको जादूगर बोला जाता था। इन्होंने हॉकी को घर घर फेमस कर दिया और शायद इन्हीं की ही वजह से हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल बना। इन्हीं की वजह से, शायद नहीं, इन्हीं की ही वजह से बना। जिस हिसाब से आज क्रिकेट खेला जाता है ना, उस समय पहले हॉकी घर घर में खेला जाता था, रात दिन सिर्फ हॉकी चलता था। इनका जादू कुछ ऐसा था कि हिटलर, जिसने पूरी दुनिया को हरा दिया था, इनके सामने झुक गया था। इनको बोला था कि आप हमारी आर्मी में आइए, लेकिन तब भी इन्होंने बोला था मेरा भारत महान, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और आपको पता है इस लेजेंडरी हॉकी प्लेयर का जो अंत है वो बहुत ही ज्यादा खराब हुआ। जिंदगी भर ये आर्थिक तंगी से गुजरे और जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, तो ये कैंसर से मरे थे, तो इनको ऐसे ही ऑर्डिनरी वार्ड में डाल दिया गया था। तो ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ
कुछ ऐसा होता है। और ना जाने कितने ऐसे अनसंग हीरोज हैं, अनसंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो इससे भी बुरी हालत में अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं और जिनका अंत बहुत खराब हुआ। भारत सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि हमको इन लेजेंड्स के लिए, इन महान खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी की। सुन के आपको मजा आ जाएगा, जस्ट सुनिएगा और सीखिएगा।